CH51 मेरा घर और पसीने से तरबदर बंटी। लड़ते लड़ते आपा कब जीत जाए, ये आपको भी पता नहीं होता। सूर्यांश ने तो मिहिका को ठीक से देखा तक नहीं था और ना जाने क्या क्या कहकर चला गया था, जबकि मिहिका उसका रास्ता रोककर उसे अपने हाले दिल को बयां करने में थोड़ी भी देर नहीं की थी। सूर्यांश दर्द में था, हर तरफ से शरीर पे घाव, दर्द जो माथुर ने दिए थे और फिर दिल में दर्द मिहिका ने दिया था। सूर्यांश का दर्द बढ़ता ही गया था और उसे अंत में डॉक्टर के पास तक जाना पड़ा था। माथुर ने अच्छी खासी दर्द को उसके बॉडी पे चिपका गया था और जूते उसके पैर पे मसले जाने की वजह से उसका पैर में ही इन्फेक्शन तक हो चुका था। पर उस अंधेरे रास्ते में मिहिका उसे गुम नहीं होने दी थी और अब दोनों एक साथ था। इतना सब कुछ होने के बाद अब दोनों एक साथ थे, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था। हम घर चलते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? मिहिका ने पूछा। मामा मेरा घर। सूर्यांश थोड़ा चौंक गया, तभी मिहिका उसके चेहरे को देख आंखें छोटी करते हुए कहती है, हाँ तुम्हारा घर, क्या कोई बात है? मिहिका सकी निगाहें डाले हुए थी सूर्यांश पर, तभी सूर्यांश हंसते हुए अपना हैरानी छुपाता है। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। मेरा घर यही है, टोल नाका में, हाईवे से 1 किलोमीटर अंदर की तरफ। सूर्यांश बोला। हालांकि सूर्यांश बोल चुका था, पर उसे मिहिका के चेहरे को देखकर खुद के ऊपर शक होने लगा था। क्या कर रहा है सूर्यांश? खुद को संभाल वरना बना बनाया तेरा खेल बिगड़ जाएगा। तुझे मिहिका की जरूरत है। सूर्यांश मन ही मन सोचते हुए खुद को ही डांट दिया। सूर्यांश उठा तो मिहिका उसका सहारा बन गई, उसके हाथ को अपने कंधे पे रख वहां से निकल टैक्सी ली और फिर दोनों सूर्यांश के घर चले आए। आज का दिन मुश्किल भरा रहा सूर्यांश के लिए। 2 दिन से गायब होने की वजह से रहीमा जी उसे उसकी क्लास लगाने वाली थी। जाहिर सी बात थी कि सूर्यांश बिना बताए घर 2 दिन से नहीं आया था। उसके फोन पे रहीमा जी 50 से भी ज्यादा मिस्ड कॉल्स इस बात का प्रमाण था। हाँ, ये बात अलग थी कि ये सूर्यांश का घर नहीं था, बल्कि वह यहाँ रूम लेकर रहता है। पर इस बात से ये नहीं मिट जाने वाले था कि रहीमा जी से उसका एक खास रिश्ता बन गया है, जो एक माँ और बेटे का होता है। क्या तुम यहाँ रहते हो? मिहिका अचानक से रुकी और सामने पुराने लकड़ी के दरवाजे को देखते हुए बोली। वह थोड़ा हैरान थी, क्योंकि सूर्यांश ने उसे बताया था कि वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है, तो उसे इतने पैसे तो मिल ही जाते होंगे कि वह एक अच्छा सा फ्लैट लेकर वहां रह सके, ना कि यहाँ ये स्लम एरिया में, जहाँ सुबह की धूप से लेकर शाम की ढलती सूरज की रोशनी भी आपको अजीब महसूस कराती है। मिहिका को थोड़ा शक हुआ, पर वह कुछ बोली नहीं। हाँ, मैं यही रहता हूँ। सूर्यांश सामने गेट को देखते हुए कहा। पहले ये गेट लोहे का हुआ करता था, बाहर से तुम्हें भले ही ऐसा दिखाई दे रहा है, पर अंदर से काफी खूबसूरत है और यहाँ के रहने वाले लोग भी। यकीन मानो, तुम अंदर उन लोगों से मिलने के बाद सब जान जाओगी। सूर्यांश कहते हुए आगे बढ़ा। मिहिका इस वक्त शांत रहना ही बेहतर समझ रही थी, लेकिन सूर्यांश गेट तक आते हुए गेट के पास में दीवार में लटक रहे स्विच को दबाते ही कुछ सोचने लगा था। वह स्विच घर का डोर बेल था। जब संतोष यहाँ आया था तभी वह लोहे के गेट को तोड़वा दिया था, बस डॉली को बाहर लेने के लिए, पर उसके बाद ही जॉन ने शहर के सबसे जाने माने गुंडे को भेजकर सारा मामला दबवा दिया था। डोर बेल बजने के बाद कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलने वाली रहीमा जी ही थी। सबसे पहले उनकी नजर सूर्यांश पे ही जाती है। आ गए तुम, बड़ी मेहरबानी कर दी। ऐसा करते 1-2 महीने रह के आते। रहीम जी नाराज थी और सूर्यांश को देखते ही डांटने लगी थी, पर अगले ही पल वे शांत हुई। सुर सूर्यांश के बगल में खड़ी लड़की को देखने लगी, फिर उनकी नजर सूर्यांश को देखती है और जैसे ही उन्हें कुछ समझ आता है, वे घबरा जाती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? तुम्हें ये चोट कहाँ से आई? रहीमा जी कहते ही उसके चेहरे को देखने लगी, जबकि सूर्यांश उनके हाथ को पकड़ उन्हें समझाने लगा। आंटी शांत हो जाए, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखिए मैं ठीक हूँ। मेरा बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और कुछ नहीं, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। रहीमा जी एकदम से घबरा गई थी। और ये लड़की? रहीमा जी हैरत भरे अंदाज में कुछ सोचते हुए मिहिका के खूबसूरत चेहरे को खते ही बोली, ये मिहिका है। रहीमा जी सूर्यांश को बोलते ही देख रही थी। उसके मिहिका के बारे में बताते ही उसके चेहरे पे अलग सा चमक था। और मिहिका ये है रहीमा आंटी, घर की लेडी बॉस। कहते ही सूर्यांश हंस देता है। उसके मजाक को सुनकर रहीमा जी भी हंस देती है और दोनों को अंदर आने के लिए कहती है। सूर्यांश आया और आते ही सोफे पे बैठ गया। हालांकि मिहिका यहाँ किसी को जानती नहीं थी, इसलिए वह सूर्यांश के पास में ही बैठी और घर को ठीक से देखने लगी। मिहिका को कुछ प्लेट्स दिखे, 200 मिहिका को फ्लास्क दिखा, 800। मिहिका को सबसे महंगा कुछ दिखा तो वह हॉल में लगा टीवी, जिसका अंदाजा उसने 15,000 रुपए के करीबी लगाया। कुछ ही मिनट में मिहिका ने घर के हर एक कोने में रखे सामान का भाव मन ही मन काउंट कर चुकी थी और अब उसे अंदाजा हो गया था कि ये घर जिनका भी है, ये लोग लोअर क्लास से आते हैं। मोहन जी का तो स्कूटी भी उतना महंगा नहीं था, उसे भी अगर बेचा जाए तो 5-10 हजार से ज्यादा नहीं मिलने वाले थे। मिहिका अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाली थी, आदतें चोरों वाली थी, तो यही होना था। रात होने की वजह से डॉली सो चुकी थी, वरना सूर्यांश को इस हालत में देखकर वह पूरा घर सर पे उठा लेती है। रहीमा जी उससे पूछती है तो सूर्यांश उन्हें मन में ही एक झूठी कहानी बनाकर बता देता है। रहीमा जी ममता में थी तो उन्होंने विश्वास कर लिया, लेकिन मिहिका अजीब नजरों से सूर्यांश को घूरती रही। सूर्यांश रहीमा जी से बातें करने में लगा था।
कुछ देर बाद सूर्यांश अपने कमरे में आया और उसके पीछे मिहिका भी आई। हालांकि वह इस वक्त घर जा सकती थी, पर वह सूर्यांश के हालत को देखकर घर से बाहर कदम रखी ही नहीं पाती। विश्वास न होता, इतनी खूबसूरत लड़की चोर हो सकती है और उसे प्यार भी हो सकता है। सूर्यांश मिहिका की सच्चाई जानता था, पर मिहिका अनजान थी सूर्यांश कौन था और क्या था। लेकिन मिहिका जितनी शातिर है, लगता नहीं है कि सूर्यांश उससे कुछ छुपा पाने वाला था। दूसरी तरफ बंटी अपन घर में अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है और वह नींद में ही फोन उठाकर अपने कान के पास ले जाता है। बंटी बंटी चौंक कर आंखें खोलता है। सामने वाली की आवाज घबराई हुई सी थी और इतनी रात के कॉल करना बंटी को किसी खतरे के आने का इशारा कर रही थी। का हुआ रे तुमको? साला तोर माथा भरना गया है का? बंटी उठकर बेड पे सीधा बैठते ही बोला। साला मेरी छोड़ अपनी सोच, जहां है वहां से निकल, जल्दी कर वरना पकड़ा गया तो तेरी खल उधेर देंगे सब। दोस्त है इसीलिए बता रहा हूँ। दूसरी तरफ से आदमी ने घबराए हुए स्वर में कहा। बंटी बगल में गामछा उठाकर अपना चेहरा पोंछने लगा, क्योंकि इन कुछ सेकंड में उसका चेहरा पसीने तर बदर हो गया था। साला दिमाग के दही ना बनाओ, हमका ठीक से बताव का हुआ है और कौन हमरा खाल उधेरेगा रे? बंटी कहते हुए हैरान था। शहर का मेयर राहुल झुनझुनवाला, उसको कोई वीडियो मिला है जिसमें तू था और हमने पता किया, तब पता चला कि उसका बेटा मारा गया है। कहीं तू तो। ये सुनते हुए बंटी का माथा घूम गया था, उसके सर से पांव तक पसीने की बूंदें आ गिरी थी। वह जल्दी से उठा और गमछे से अपना चेहरा ढक लिया। साला कहाँ फंसा दिया रे? अब हम कर रे, मेयर जान से दी, साला तोहरी त हम भाव यहाँ। कहते ही बंटी जल्दी से पिछली दरवाजे से निकला, क्योंकि उसे सामने से कुछ हलचल आती हुई सुनाई देने लगी थी। कुछ लोग दबे पांव अंदर आ रहे थे, पर बंटी भाव लिया था। उसका पूरा बदन पसीने से तर बदर था। सब कुछ उल्टा पड़ता जा रहा था। राहुल का दिल ही के इस इलाके में धाक जमा हुआ था। साथ ही साथ राहुल बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन के साथ उसका उठन बैठना था। राहुल के लिए बंटी को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बंटी अच्छे से जानता था, एक समय था जब राहुल ने एक बड़े बिजनेसमैन को मार डाला था, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा उसके छोटे बेटे को बौना बोल दिया था। और यहाँ तो बंटी राहुल के बेटे को मारने के जुर्म में पकड़ा जाने वाला था। अब क्या होने वाला था? क्या करेगा बंटी? कैसे, कहाँ छुपेगा? क्या राहुल के आदमी उसे ढूंढ लेंगे या कोई चल चलेगा बंटी? सूर्यांश का क्या होने वाला था? पके जाने पर बंटी बता देगा सूर्यांश के बारे में। CH52 धोखा। रात अधूरी थी और दिन बाकी है। सूर्यांश मिहिका के साथ घर चला आया था। हॉस्पिटल के बाद घर आते ही रहीमा जी उसके ऊपर बरस पड़ी थी। पूरे 2 दिन से गायब रहा था। मिहिका ने उसे अपना तो लिया था, पर ना जाने क्यों मिहिका शायद अभी भी इस रिश्ते को अपनाने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ बंटी का खराब हो चुका था। उसका एक आदमी जो कि मेयर के यहाँ काम करता था, उसके समय रहते ही वीडियो में फोटोज के मिल जाने की खबर उसके पास पहुंचा दिया था, जिसके बाद ही बंटी पीछे वाले दरवाजे से भाग खड़ा हुआ था। पर उसके जाते ही मेयर के गुंडे भी उसके घर पर आ चुके थे। अगली सुबह करीब 8 बज रहे होंगे जब सूर्यांश का फोन बजने लगा था। एक बार, फिर दूसरी बार, और जब तीसरी बार फोन गंगनाया, तब सूर्यांश चौंक कर उठा। फोन बिस्तर पे लगातार बजता जा रहा था और उसका कमरा खाली था। वह फोन उठाता है और अपने आसपास देखता है। कमरे में कोई नहीं था, यानी मिहिका कब की जा चुकी थी। पर फोन की दूसरी तरफ से आती हुई आवाज ने उसे सब कुछ भुलाने पर मजबूर कर दिया था। तारांकन का कर रे साला तुम, हमको फंसा के खुद चैन से बिस्तर पर सूतल है, साला तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। तारांकन एकदम से घबराया हुआ सा आवाज सूर्यांश के कानों में पहुंचा। आवाज बंटी का था, और बंटी के आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं छुपा हुआ है और अपनी आवाज को दबाते हुए बोल रहा था, जबकि उसके आवाज से गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सूर्यांश आवाज पहचान गया था। वह अपने आंखों को मिसलते हुए कहा, तारांकन क्या हुआ बंटी, इतनी सुबह सुबह इतना गुस्सा? तारांकन बंटी सूर्यांश का बेफिक्री भरा टोन सुनकर गुस्से में बोला, तारांकन साला हम काल रात से भागल फिर रहे हैं और तुमको है कि कोनो खबरें नहीं। साला उठो, वो मेयर हमको पहचान गया है, लिट्टी सतुआ बांध के खोज रहा है। पकड़े गए तो तुम भी फंसेगा। तारांकन बंटी गुस्से में था, पर सूर्यांश तो ये सुनकर हैरान था। सुबह सुबह बंटी ने उसके माथे पर बम फोड़ दिया था। तारांकन अच्छा ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ तुम हो कहाँ? मैं अभी आता हूँ, और हाँ, इसके बारे में मोदित को कुछ मत बताना, वरना वह परेशान हो जाएगा। बिना किसी लाग लपेटे के इस झंझट में फंसेगा। मैं आता हूँ। तारांकन सूर्यांश बिस्तर से जल्दी जल्दी में उठते हुए कहा। 5 मिनट में बाथरूम से बाहर चला आया और शर्ट लगाकर तेजी से कमरे से बाहर निकला। तेजी से घर से बाहर चुपके से निकला। हालांकि मोहन जी ने उसे देख लिया था, पर उसकी जल्दी में जाता देख उन्होंने उसे टोका या रोका नहीं। रहीमा जी किचन में थी और डॉली टीवी देख रही थी। सूर्यांश घर से बाहर निकलते ही दौड़ पड़ा। पहले ही बंटी ने उसे उसके फोन पे लोकेशन भेज चुका था और अब कैसे भी करके सूर्यांश को बंटी के पास जाना था। दूसरी तरफ बंटी मॉल के सिनेमा घर, जो कि मॉल के अंदर ही था, वहां जा छुपा था। उसे रात बिताने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली थी। एक तो सेफ था और दूसरा ये कि यहाँ पुलिस हर वक्त मौजूद रहते हैं। अगर कुछ हुआ तो उसके पास एक चांस था बचने का। बंटी जानता था सूर्यांश को घर से यहाँ आने में 15 मिनट लग ही जाने वाले थे, और जब उसने कॉल किया था तब से अब तक पूरे 5 मिनट ऑलरेडी निकल गया था, यानी सूर्यांश 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाने वाला था। बंटी कैसे भी अपना चेहरा ढककर सामने देख रहा था। ऋतिक रोशन की फिल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन संजय दत्त को उल्टा लटकाए हुए था। उस नजारे को देखकर बंटी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। तारांकन साला ई मेवा फंसवा दिया रे।
तोहरी त हम अब हमार का होई, ऐसी हमके भी उल्टा देगा सब। तारांकन बंटी का सिर्फ बाल और आंखें ही दिखाई दे रहा था और अंदर ही अंदर वह बस बड़बड़ाए जा रहा था। तभी उसे सूर्यांश जल्दीबाजी में हॉल के अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया। एक पल के लिए तो बंटी खुश हो गया था, पर अगले ही पल सूर्यांश के पीछे से ही 8-10 मेयर के गुंडों को हॉल के अंदर घुसता देख चौंक गया। वह खड़ा हो गया था और चिल्लाने वाला था, पर उन गुंडों को देखकर वह वही सीट के नीचे दमकर बैठ गया। सूर्यांश अपनी नजरें चारों तरफ करके बंटी को ढूंढ रहा था और अंदर आते ही वे गुंडे चारों तरफ फैलकर बंटी को ढूंढने लगे थे। अक्सर बंटी किसी ना किसी काम से मेयर के घर जाया करता था। कई बार तो बंटी खुद कितने किलो का काला सामाना दिल्ली के कई इलाकों में के जाया करता था। बंटी ने अपने मुंह को पूरा का पूरा गमछा से ढक लिया था, जबकि उस हॉल में उसके अलावा और कोई ऐसा था ही नहीं जिसने अपने साथ गमछा किया हुआ हो। जब आदमी परेशान और डरा हुआ होता है तब वह अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता हूँ। बंटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बंटी सबसे ऊपर बैठा हुआ था और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता तक नहीं था। सूर्यांश नीचे 3D प्रोजेक्टर के पास खड़ा था, जिस प्रोजेक्टर पे फिल्म चल रही था। मेयर के गुंडे चारों तरफ फैले हुए थे। अंधेरा था, इसलिए वे सब एक एक कर हर एक सीट पे जा जाकर उसे ढूंढ रहे थे। बंटी अब सोच में पड़ गया था। तारांकन साला इस सब का पता चल गया, लेकिन हम तो सूर्या के अलावा और किसी को बताए ही नहीं। कहीं वो हमको फंसाना तो नहीं चाहता है ना। तारांकन इतना कहने के बाद वह अपना चेहरा थोड़ा ऊपर करता है और सूर्यांश को देखता है, जो ठीक मेयर के खास आदमी बन्नी त्रिपाठी के पास में खड़ा था। यही है मेयर का खास आदमी और उसके सारे करतूतों को अंजाम देने वाला। सूर्यांश और त्रिपाठी दोनों एक ही जगह पे खड़े थे और दोनों इधर उधर उसे ही ढूंढ रहे थे। बंटी अपनी मुठिया गुस्से में भींच लेता है और सूट के नीचे छिपने लगता है। साला धोखाबाजी किया, हमसे गद्दारी किया, एका खोपड़ी फोन देंगे, बंटी को धोखा, साला जिला हिला देंगे रे, तोहती ता हम। तारांकन कहते हुए बंटी गुस्से में सीट पे अपना मुक्का धंसा दिया। उसे दोनों को एक साथ देखकर लग रहा था जैसे मिले हुए हैं और दोनों एक साथ ही हॉल के अंदर आए थे, जिसके बारे में सोचते हुए उसे पक्का यकीन ही गया था। जबकि सूर्यांश और मेयर के गुंडे एक साथ हाल में इत्तेफाक से चले आए थे। मेयर के गुंडे बंटी को पहचानते थे, लेकिन सूर्यांश को नहीं। इसी वजह से ये सब हुआ। पर बंटी को लग रहा था अपनी जान बचाने के चक्कर में सूर्यांश ने उसे फंसा दिया था। CH-53 सूर्यांश और बंटी का फाइट। सूर्यांश रात को सोया और सुबह में बंटी के फोन कॉल से उठा। लगातार बज रही घंटी के शोर से वह चौंक कर उठा था। रात में उसके पास में ही काउच पे लेटी थी मेहिका और सुबह होते वह भी गायब थी। फोन कॉल उठाते ही सूर्यांश के सर पे पहाड़ टूट पड़ा था। वह रात भर चैन से सोता रहा था और बंटी रात भर घर से बाहर मारा मारा फिर रहा था। सूर्यांश तो इस बात से आश्चर्य में था कि कैसे बंटी रात भर घर से बाहर रहा होगा, जबकि वह अच्छे से जानता था कि उसे अच्छी नींद लेने की आदत थी। उसके भेजे हुए एड्रेस पे वह जल्दी से पहुंच गया था, पर वहां उसके आते ही उसके साथ ही अनजाने में मेयर के गुंडे भी घुस आए थे और उन्हें देखते ही बंटी को लगा जैसे सूर्यांश उनके साथ मिला हुआ है और खुद को बचाने के लिए उसे फंसा रहा है। तारांकन बॉस इधर नहीं है, तारांकन एक ने नीचे देखते हुए कहा। तभी दूसरा बोला, तारांकन बॉस इधर भी नहीं। तारांकन एक एक कर सब बोलते गए। सब में से किसी को भी बंटी नहीं मिला। बंटी चालाक था, उसने समय रहते ही अंधेरे में नीचे नीचे रेंगते हुए थिएटर रूम में जा घुसा था, जिस रूम में प्रोजेक्टर को चलाने वाला मशीन रखा हुआ होता है। हालांकि उसके अंदर घुसने किसी को घुसने नहीं दिया जाता था, पर बंटी ऐसे ऐसे कारनामे करते रहता था। बन्नी त्रिपाठी गुस्से में मुट्ठी फिंच कर वहां से बाहर जाने लगा। वह जाते हुए एक बार सूर्यांश को देखता है और फिर वहां से बाहर निकल जाता है। दरअसल बन्नी को बंटी के यहाँ होने का सुराग मिल चुका था। उसने फोन के लोकेशन को टैप करवा लिया था, पर यहाँ आने के बाद बंटी उसे कहीं नहीं दिखा था। बन्नी और उसके साथ आगे उसके गुंडों के बाहर जाते ही बंटी तेजी से आकर सूर्यांश के कॉलर को धर दबोचा। सूर्यांश हैरत से बंटी को देखता है। तब तक बंटी सूर्यांश को जबरदस्ती स्टोर रूम में ले जा चुका था। अंदर आते ही बंटी ने गुस्से में सूर्यांश को सामने की तरफ झकझोरते हुए फेंक दिया, जिस कारण सूर्यांश सामने रखे बहुत सारे पुराने कुर्सियों से जा टकराया। तारांकन क्या कर रहा है? बंटी होश में आ। तारांकन इससे आगे कुछ सूर्यांश कहता कि बनी ने उसके शर्ट को पकड़ा और एक मुका और उसके पेट में दे मारा। कल की मार अभी कम हुई ही नहीं थी कि अब बंटी भी उसे मारने लगा। बंटी मेरी बात तो सुन भाई। तारांकन बंटी आज सुनने वाला नहीं था। वह लगातार फाटे हुए कपड़े की माफिक बंटी को धोना शुरू कर दिया। तारांकन साला तुम एक तो उसको मार दिया, ऊपर से हमका फंसवाने खातिर उसका आदमी ले आ रे। साला तुमको आज हम जा से मार देंगे। तारांकन बंटी मेरी बात सुन, मैंने किसी को नहीं। तारांकन बंटी सुनने के मूड में नहीं था। अब तक सूर्यांश के चेहरे के थोबरे को बिगाड़ चुक था, पैर का पट्टी कब का खुल चुक था। जितना दर्द पहले था, अब बंटी के मारने की वजह से वे सारे दर्द फिर से उसके शरीर में उभर आए थे। सूर्यांश बदहवाश सा बंटी से मार कहाए जा रहा था। तभी बंटी उसके चेहरे को गुस्से में देखते हुए कहता है, तारांकन साला तुम हमको कितना में फंसाया रे? कितना दिया वो हरामी मेयर तुमको? तारांकन आहा बंटी, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। तारांकन सूर्यांश दर्द का घुट पिटे हुए बोला। उसके चेहरे से लगातार फिर से खून आने लगा था। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने जीत उसके लिए किया था। सारा कुछ ही मिनटों में बेअ हो गया था। सूर्यांश उससे कहता रहा, पर बंटी मानने को तैयार ही नहीं था। अचानक से बंटी के जोर आजमाने से सूर्यांश के शर्ट का 2 बटन टूट गया और तभी बंटी को सूर्यांश के चेस्ट पे चोट के निशान दिखा जाते हैं। बंटी अचानक से चौंक जाता है, उसे छोड़ 2 कदम पीछे हट जाता है। अब जाकर बंटी सूर्यांश से ठीक से देखने लगा था। सूर्यांश सर से लेकर पांव तक दर्द में था, पैर में पट्टी लगा हुआ था,
जो अब खुलने को था। शरीर पे घाव और चोट के निशान, माथे पे चोट का निशान और चेहरे पे अनगिनत लाल और निशान जो अजीब दिख रहे थे। आंखों के नीचे भी कुछ सुझा हुआ दिखाई दे रहा था। बंटी अकबका गया। तारांकन, ई तुमको का हुआ रे सूर्या? तारांकन बंटी इतना ही बोला था कि सूर्यांश दर्द की वजह से नीचे फर्श पे गिर गया। उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगा था। तारांकन, सूर्या, तारांकन, तारांकन, ये सूर्या। तारांकन बंटी बैठते ही सूर्यांश के चेहरे को थपथपाने लगा था। सूर्यांश दर्द में था और वह चेहरे पे उभरते उसके दर्द को अच्छे से देख पा रहा था। कुछ ही मिनट हुए होने की सूर्यांश का दर्द और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था और अब बंटी गिल्ट में जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा किया ही क्यों। एक बार उसे उससे पूछ लेना चाहिए था। जिस तरह के निशान बंटी सूर्यांश के शरीर पे देख रहा था, उसे देखने के बाद तो बंटी खुद को भी मार लेता, तब भी उसका गिल्ट कम ना होता। बंटी ने जैसे तैसे सूर्यांश को उठाया। इस वक्त वह भी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या करे। इस वक्त वह किसी हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकता था, वरना पके जाने का खतरा अलग से था। वह अजीब से दुविधा में फंस चुका था। अचानक से सूर्यांश बंटी से कहता है, तारांकन, मेरे जेब से फोन निकाल। बंटी, तारांकन। बंटी हड़बड़ाया हुआ था। वह फोन निकाल लेता है। तभी सूर्यांश कहता है, तारांकन, जॉन को कॉल कर, फोन लिस्ट में उसका नंबर होगा। तारांकन बंटी बिना देर किए कॉल लगा देता है, ये जान बिना कि जॉन कौन है और जॉन का सूर्यांश के साथ क्या रिश्ता है। ये बात तो पक्की थी। अब जॉन को पता चलते ही वह चुप नहीं बैठने वाला था। ऊपर से वह अंडरवर्ल्ड में जाना माना नाम था, तो उसे पल भर लगने वाले थे हस्ती मिटाने में। उसने तो पहले भी सूर्यांश से मदद करने को कहा था, पर सूर्यांश ही जिसने उसे अपनी मदद करने से रोका था और आज उसकी ही मदद लेनी पड़ रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर ये बात रामेश्वरी जी को पता चल जाए तब क्या होगा। राम तो सूर्यांश को कच्चा चबा जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि वह खुद को किसी से या खुद को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा। रमा नहीं चाहते थे कि सूर्यांश कभी पेट कर घर आए और रामेश्वरी जी उसे वैसी हालत में देखे। CH-54 जॉन धमकी। बंटी सूर्यांश के आते ही उसके ऊपर करने लगा था और जैसे ही मेयर के गुंडे हॉल से बाहर निकले थे, तभी बंटी जल्दी से आकर सूर्यांश को अपने साथ स्टोर रूम में ले गया था। बंटी ताकतवर था। उस रात तो बंटी ने अकेले ही सूर्यांश को गाड़ी में उठाकर रख दिया था और आज भी उसने देर नहीं की थी, सूर्यांश को धोना चालू कर दिया था। सूर्यांश पहले से ही जख्मी थी, बस एक रात ही निकले थे। उसका दर्द अभी तक कम भी नहीं हुआ था कि बंटी ने उसके सारे दर्द को फिर से उधेड़ कर दिया था। जब बंटी रुका था और उसने ठीक से सूर्यांश को देखा था, तब देखते ही चौंक गया था। सूर्यांश के बॉडी पे बहुत से घाव थे, बहुत से निशान थे जो काले, लाल और नीला नजर आ रहा था। सूर्यांश ने जॉन को कॉल लगाने के लिए कहा था और बंटी ने बिना देर किए यही किया। कुछ ही देर में हाल पूरा खाली हो गया था। जॉन के साथ डॉक्टर भी आए थे। हॉल का माहौल और अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखकर दंग था बंटी। जो इंसान उसके सामने खड़ा था, उसे वह कई बार टीवी पे देख चुका था। उसका ऑरा ही गजब का था। बंटी आज पहली बार अपने सामने जॉन को देख रहा था। अगर बंटी को पहले ही पता चल जाता कि वह किसे कॉल मिला रहा है, तो वह पहले ही जॉन की सच्चाई को जानकर हैरान हो जाता है। चांसेस ये भी थे कि वह बेहोश भी हो सकता था। बंटी बस भूत बने ताक रहा था। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और जॉन परेशान अपना सर झुका जा रहा था। अचानक से जॉन को गुस्सा आया और उसने बंटी के गर्दन को पकड़ ऊपर उठाकर दीवार से सटा दिया। तारांकन, किसने किया? कौन है जो सर को मारने की हिम्मत किया है? तारांकन बंटी का गला दबता जा रहा था और वह सांसें लेने के लिए अपने दोनों हाथों से अपने गर्दन से जॉन के हाथ को हटाने लगा, पर इस बार बंटी कमजोर पड़ रहा था। सांसें रुकने लगी थी और वह पैर पटकने लगा था। एकदम से जॉन ने बंटी को छोड़ दिया और बंटी जमीन पे गिरते ही खांसने लगा। उसकी हालत पतली होती जा रही थी। वह जॉन को देखते ही डर से पीछे घिसकने लगा था। जॉन उसे कोई किलिंग मशीन दिखाई दे रहा था, जो इंसानों को अपने हाथों से ही उसका गला घोटकर मार देता है। तारांकन, किसने किया ये? तारांकन, जॉन गुस्से में दांत पीसते हुए बोला तो बंटी का पूरा बदन कांप गया। उसके जुबान लड़खड़ाने लगे। वह कैसे कहे कि उसने ही थोड़ी देर पहले सूर्यांश को कुत्ते की तरह धोया था। डॉक्टर ने पैन को रोकने के लिए 2 दिन इंजेक्शन लगाया और खड़े हुए बोला, तारांकन सर, अभी इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। कल के लिए मैंने दर्द को रोकने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इनके बॉडी के अंदर इंजरी ना हो गई है। मुझे लगता है और हमें जल्द से जल्द इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। तारांकन डॉक्टर कहते हुए फिर से सूर्यांश को देखने लगा। उसने सूर्यांश के शर्ट को निकाल दिया था। उसके बाद सब सूर्यांश के बॉडी पे लगे निशान को देख पा रहे थे। जॉन तो स्तब्ध था। वह पिल्लर की तरफ खड़ा भूत बने एकटक सूर्यांश को देखने लगा था। सूर्या का बॉडी और सूर्यांश के दिमाग दोनों ने चोट को सहने की क्षमता को बढ़ा लिया था। 100 लोगों से पीटकर मरने वाला सूर्यांश और एक्सीडेंट में मारा गया सूर्या, जो एक बॉक्सर था, दोनों में सहने को क्षमता थी और दोनों के एक हो जाने से ये और ज्यादा इंक्रीज हो गया था। शायद इसी वजह से सूर्यांश इतना दर्द सह पा रहा था। डीके, तारांकन, जॉन गुस्से में बोला। डीके जॉन के साथ काम करता था। वह जल्दी से बोला, तारांकन जी बॉस। तारांकन, इसी वक्त मुझे इस मॉल के हर एक चप्पे चप्पे की सीसीटीवी कैमरे की फोटोज चाहिए। हर एक को ढूंढो जो सर के करीब था, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन, अमीर कोई भी, उसे घसीट कर अड्डे पे लाकर आओ। ये काम सर के होश आने से पहले हो जाना चाहिए। तारांकन, जॉन ने कहा तो बंटी के पसीने छूटने लगे। वह डरते हुए घबराते हुए सूर्यांश को देखने लगा, जो फोन पे जॉन से बात करते ही बेहोश हो गया था। तारांकन, साला ई का हो गया रे हमसे। ईता पागल है, हमका जान से मार देखा, साला उल्टा लटका देगा। ये भाई, ये सूर्यांश उठ नहीं, हमसे गलती हो गया, हमका पता नहीं था। तुम्हारे माथे पर ये इतना बड़ा आदमी का हाथ रे।
उठ भाई तारांकन, बंटी खांसते हुए सूर्यांश को देख मन ही मन रो पड़ा था। उसे अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। जॉन का गुस्सा वह देख पा रहा था। कई बार वह सुन भी चुका था कि जॉन से जो टकराता है उसे जॉन तहस नहस करके रख देता है। आखिर जॉन था भी तो राम का आदमी ही ना। जब राम की डेविल थे तो उनका आदमी कैसे ठीक हो सकता था। जॉन के कहते ही डीके वहां से जल्दी में निकल गया था और उसके बाद ही जॉन ने अपने लोगों के मदद से सूर्यांश को वहां अच्छे से उठाकर अपने साथ ले जाने लगा था। बंटी तो वहां से निकल जाना चाहता था, पर आज जैसे उसका भाग्य ही खराब था। जॉन ने उसे भी धर दबोचा, उसे भी अपने साथ आने अड्डे पे लाया। जॉन का एक स्पेशल जगह था जिसे वह अड्डा कहा करता था। वह बड़ा सा घर था जिसके अंदर कमरा था ही नहीं, दरअसल बाहर से देखने में घर जैसा दिखाई देता है, पर अंदर से वह एक गोदाम की तरफ था। ठीक उसके अंदर गोदाम के बीचों बीच में एक बड़ा सा दरवाजा था जो फर्श पे लगा हुआ था। उसे खोलते ही एक रास्ता खुलता था जो जमीन के अंदर बेसमेंट में लेकर जाता है। सूर्यांश को जॉन वहां ले आया था, पर बंटी का दिल घबराया जा रहा था। उसके लिए तो ये सब मौत का सामान था। जमीन के अंदर खुलता हुआ वो रास्ता और उसने उसे ले जाते हुए पागल जैसे दिखने वाले लोग सबको देखकर उसके माथे पे पसीना आने लगा था। अंदर आते ही अंदर का नजारा देखकर बंटी का दिल एकदम से बैठ गया। अंदर कई सारे कमरे थे, सब जेल की तरह बनाया गया था और सबके अंदर लोग भरे पड़े थे। ये सब देखकर बंटी की जान हलक में आ अटका। सूर्यांश को एक खाली कमरे में लेटाया गया, तभी डीके वहां आ गया था। डीके के अंदर आते ही उसके साथ कई सारे लोग एक एक कर अंदर आने लोग सबको देखता बंटी अवाक सा हैरत में बड़बड़ाने लगा था। ये सब के सब वही लोग थे जिन्होंने कुछ देर पहले मॉल के हॉल में उसे ढूंढने आए हुए थे। एक एक कर सब खड़े होते गए और डीके जाकर जॉन के सामने खड़ा हो गया। तारांकन बॉस, ये सब थे। ये सब सर के साथ खड़े थे और इनमें से एक ने तो इन्हें गुस्से में देखा भी था। तारांकन जॉन डीके की बातें सुनकर उन्हें देखता है और गुस्से में सवाल करता है, तारांकन किसके आदमी हो तुम सब। तारांकन सबके होश उड़े हुए थे। जिस तरह इन्हें बंदूक के नोक पे दिन दहाड़े इतनी सुबह में लाया गया था, उसके बाद से सबके सब डरे हुए थे। तारांकन रर राहुल झुनझुनवाला। तारांकन, एक ने लड़खड़ाते जुबान से कहा। उसके पैर तक कांप रहे थे। जॉन की त्योरियां चढ़ गई। उसे कुछ दिन किया हुआ सूर्यांश का फोन कॉल याद आ गया, जिसके बाद ही जॉन ने राहुल वाले मामले को कुछ ही घंटों के अंदर दबवा दिया था। किसी को खबर तक नहीं थी। उसके बाद आज जॉन किसी के मुंह से राहुल झुनझुनवाला का नाम सुन रहा था। जॉन का माथा फेरा हुआ था। वह एक ही पल में सबको गोलियों से भून देना चाहता था, पर तभी उनमें से एक ने बंटी को देख लिया और वह गुस्से में कहता है, तारांकन हम इसे ढूंढने वहां गए थे, हमने तो किसी को छुआ तक नहीं। इसने हमारे बॉस के बेटे को मारा है। तारांकन, तारांकन तुम्हारा बॉस और बेटा। तारांकन जॉन सामने उस आदमी को घूरते हुए कहा। तारांकन, हां सर के बेटे को इसी ने मारा था। मैंने खुद सीसीटीवी कैमरे में इसे देखा था और कल से इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन यह मिल नहीं रहा था। अब जाकर मिला है। तारांकन कहते हुए वह आदमी आगे बढ़ा ताकि वह बंटी को पकड़ सके। तभी जॉन ने उसके पैर पे गोली चला दी और वह चीख पड़ा, जमीन पे गिर गया। उसकी आंखें दर्द से लाल हो गई। बंटी का दिल एकदम से कांप गया था। इसे लग रहा था जैसे अब अगला बारी उसी का है। CH-55 होश में आ जा भाई। कहते हैं शरह की ताकत पीटने से पड़ती है, दर्द सहने से बती है। जितना ज्यादा सहोगे उतनी ही आपकी सहने की क्षमता बती ही जाएगी। शायद सूर्यांश के साथ यही हो रहा था। जैसे मन हो जो चाहे वह उसे धोखा चला जा रहा था। ये जबीबी था माथुर। उसके बाद अब बंटी और अब सूर्यांश बेहोश हो चुके था। तबले की तरह लगातार बचता ही जा रहा था। जॉन के आते ही जॉन ने सीसीटीवी कैमरे की जांच करवा लिया था और अड्डे में जो भी थे बंटी के साथ सबको डीके ने पकड़ जॉन के सामने कर दिया था। अभी बंटी बचा हुआ था क्योंकि अभी उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया था। इस वक्त तो मेयर के आदमी अपनी ही राग लपटने में लगे ही थे, क्योंकि उन्होंने सामने ही बंटी को देख लिया और अब उन्हें लग रहा था ये सब बंटी ने ही किया है। पर बात कुछ और ही थी जो अब धीरे धीरे जॉन के कानों तक पहुंचने वाला था। अचानक से उस आदमी ने कहा था कि वह बंटी को ही ढूंढने आया था और इतना कहने के बाद वह बंटी को पकड़ना चाहता था, जिसके लिए वह आगे बढ़ा। पर तभी जॉन ने उसके पैर पे गोली चला दिया था और वह आमदी वही जमीन पे गिरकर दर्द से तपड़ने लगा था। तारांकन, मेरे सामने तेरी औकात। एक बात याद करने ले, अगर सर के इस हालत का जिम्मेदार तू या तेरा ये बॉस होगा तो अगली गोली तेरे खोपड़ी में मारूंगा। तारांकन, इतने कहने के बाद जॉन एक जोरदार लात मेयर के आदमी को दे मारता है, जिसके बाद ही उसका दर्द और ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि जॉन ने उसी जगह पे मारा था जहां गोली लगी थी। तारांकन, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तारांकन वह दर्द से तड़प उठा था। उसकी हालत देखकर उसके आमदी और साथ में बंटी सब अंदर तक कांप गए थे। बंटी तो मन ही मन सूर्यांश के उठ जाने की कामना कर रहा था, क्योंकि वह जानता अगर सूर्यांश नहीं उठा और इसी के बीच जॉन को, सूर्यांश को जिसने मारा है, उसके बारे में पता चला था, वह बिना सोचे समझे उसे गोली से उड़ा देने वाला था। सबकी हालत पतली हो चली थी। कुछ गुंडे तो डर से अपनी ही पैंट गंदा कर चुके थे। बंटी मन ही मन सूर्यांश से उठने की विनती करने लगता है। अगर सूर्यांश नहीं उठा तो सच में जॉन उसे आज मार ही डालने वाला था और ना जाने पर शायद आज बंटी की किस्मत ही खराब थी। तारांकन, बॉस ये भी था, कैमरे में मैंने उसे भी देखा था और आप तो आते ही देख भी चुके थे। मैंने देखा कैमरे में ये सर को कॉलर से पकड़कर अपने साथ खींच कर ले जा रहा था और उसके बाद का तो आप जानते ही हैं ना। तारांकन डीके कहते हुए बंटी को देखने, जबकि बंटी का हालत खराब हो चुका था। उसके माथे से पसीने निकलने लगे थे, पैर तक कांप गए थे। जब डीके की बातें को सुनकर जॉन गुस्से में अपने चेहरे जो घुमाते हुए उसे देखा था। जॉन बंटी के पास आता है तो बंटी अपनी नजरें चुराने लगता है। तभी जॉन ठंडे भाव के साथ कहता है, तारांकन क्या ये सच है?
तारांकन बंटी अचकचा गया। वह जल्दी से अटकते हुए कहता है, तारांकन वो मैं। तारांकन बस मैं सब समझ गया। तारांकन बंटी के चेहरे को देखकर जॉन उसे बोलने से रोक देता है और आगे डीके को देखकर सामने तड़प रहे मेयर के आदमी को देखते हुए कहता है, तारांकन उसे बाहर फेंक दो और इसके साथ आए सबकी अच्छे से खातिरदारी करो। देखना इनमें से एक भी सही सलामत नहीं जाना चाहिए। सबके हाथ पैर तोड़ डाले। तारांकन ये सब जॉन ठंडे भाव के साथ खुद को नॉर्मल रखते हुए कह रहा था, जैसे मानो उसके लिए ये सब रोक का था। वह रोक ही इतने लोगों को अच्छे से धोया करता होगा। इतना कहने के बाद अब वह बंटी को मुड़कर देखता है और इसके पैर को देखते हुए कुछ सोच कहता है, तारांकन ये तेरे पैर अच्छे दिख रहे हैं, इन्हें डॉक्टर की जरूरत है तारांकन। और इतना कहने के बाद जॉन ने सीधा निशाना उसके पैरों पे लगाया और गोली चला दिया। बंटी के तो प्राण पखेरु हिल से गए। तारांकन बाप रे, साला मार दिया हमका। तारांकन बंटी पैर पकड़ तड़पने लगा था, तभी दूसरे पैर को देखते हुए जॉन घुटने के बल बैठ जाता है और दूसरे पैर के जांघ पे गन की नोक सटा देता है। बंटी तो पहले से ही दर्द में था और जैसे ही उसे गर्म लोहे जैसे गन के नोक का एहसास हुआ, वह दर्द की वजह से उछल पड़ा और उसके मुंह से जो चीख निकली वह पूरे अड्डे के अंदर बंद कमरे से लेकर अड्डे के बाहर पूरा गोदाम तक जा पहुंचा। तारांकन ये था सर के कॉलर को पकड़ने की बख्शिश। और अब बताओ क्या किया था तुम्हें? क्या तुम हो सूर्या सर के इस हालत की वजह? मुझसे झूठ बोलने को कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। तारांकन गुस्से में देखते हुए जॉन बड़ी तल्खी के साथ कहा। बंटी अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे वह सूर्यांश को अपने पास बुलाया और किस तरह गलत फहमी की वजह से सूर्यांश को जाने अनजाने में पीट दिया था। तब जाकर सूर्यांश को पता चला था कि बंटी उसका नया दोस्त बना दोस्त है और यह भी जान गया था कि यह वही बंटी है जिसके बारे में सूर्यांश के कहने में उसने जानकारी इकट्ठी की थी। जॉन ने अपने साथ आए डॉक्टर से कहकर उसका इलाज करवाता है। इसी बीच बंटी को कुछ याद आता है और वह जॉन को देखकर उस वाक्य को याद करते हुए कहता हूँ, तारांकन भले ही मैंने इसे मारा था, लेकिन इसके शरीर पे लगे घाव के निशान और पैरों के चोट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसे पहले ही किसी ने बड़ी बेरहमी से किसी ने मारा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसने भी सूर्या को मारा है उसे सूर्या अच्छे से जानता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसके कलाई और पैरों पे रस्सियों के निशान देख लीजिए, आपको खुद ब खुद ही विश्वास हो जाएगा। तारांकन इतना कहने के बाद बंटी फिर से दर्द में तड़पने लगे। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रखा था। तारांकन बंटी के बातों को सुनने के बाद जॉन गुस्से में डीके को पुकारता है। डीके उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तारांकन पता लगाओ कौन है जिसने सर के ऊपर हाथ उठाया है, किसकी समात आन पड़ी है, पता लगाओ और जो भी है उसे कुत्ते की तरह घसीट कर यहाँ लाओ। संडे आने वाला है और तुम तो जानते ही हो सर हर संडे को बड़ी मेम से मिलने जाते हैं। इन्हें संडे आने से पहले ठीक करना होगा। हर हाल में चलो जाओ, जो करना है करो, अगर और आदमियों की जरूरत पड़े तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। तारांकन जी बॉस मैं समझ गया, शाम तक वह आदमी आपके सामने होगा। तारांकन डी के सारी बात सुनने के बाद जॉन को निश्चिंत रहने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। पर क्या लगता है अगर डी के पता लेगा कि सूर्यांश को किसने मारा है तो जागीर सी बात है धवित को शक हो जाएगा। और क्योंकि जॉन कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं और अगर ऐसा हुआ तो क्या सूर्यांश अपना बदला ले पाएगा? अच्छा, क्या आपको बंटी के बात करने का अंदाज अच्छा लगता है? कमेंट करके बताओ प्लीज। CH56 अभी तो होश में आया हूं और हम दर्द में। तारांकन जी बॉस मैं समझ गया, शाम तक वह आदमी आपके सामने होगा। तारांकन डी के सारी बात सुनने के बाद जॉन को निश्चिंत रहने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। पर क्या लगता है अगर डी के पता लेगा कि सूर्यांश को किसने मारा है तो जागीर सी बात है धवित को शक हो जाएगा। और क्योंकि जॉन कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं और अगर ऐसा हुआ तो क्या सूर्यांश अपना बदला ले पाएगा? अब आगे सब ऐसे बदल रहा था जैसे जॉन के लिए ये सब मामूली बात थी। बंटी को तो उसने एक गोली में ही ठीक कर दिया था, लेकिन उसके बाद ही उसे पता चला था कि बंटी सूर्यांश का दोस्त है, जिसके बारे में उसके पिछले संडे को जिक्र किया था। और ये फिर बताया था कि कैसे वह बंटी और मोदित तीनों मिलकर धवित से लड़ रहे हैं। बंटी का बताने के मुताबिक सूर्यांश पहले से ही चोटिल था, उसे पहले से ही किसी ने अच्छे से धोया था, जिसके बाद जॉन ने इसकी जांच के लिए डीके को कहा था ताकि डीके पता लगा सके कि आखिर कौन है जिसने सूर्यांश पे हाथ उठने की जुर्रत की थी। सूर्यांश इस वक्त बेहोश था और जॉन परेशान था। बंटी को उसने सूर्यांश के पास वाले बेड पे ही लिटा दिया था। दोनों दोस्त एक दूसरे के पास में लेटे हुए थे। हालांकि बंटी दर्द में था पर उसकी आंखें खुली थी। डॉक्टर ने पैर से गोली निकालकर पट्टी कर चुके थे। बंटी गर्दन मोड़कर सूर्यांश के चेहरे को ही देख रहा था। बंटी ने जितना मारा था उतना पीटने के बाद भी एक बार भी सूर्यांश के उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। अजीब बात थी पर यह सच था, साथ में सूर्यांश जितना ऑलरेडी पहले से ही जख्मी थी और उस हालत में ही बंटी से मिलने चला आया था। ये भी एक बड़ी बात थी। चाहता तो सूर्यांश उसे वही छोड़ सकता था, उसे मेयर के गुंडों के हवाले जाने दे सकता था, क्योंकि सूर्यांश ये भी जानता था कि मेयर के जैसे छोटे मोटे गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जब तक उसके सर पे राम का हाथ था तब तक सूर्यांश का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाने वाला था। पर सूर्यांश आया क्योंकि बंटी उसका दोस्त था और सूर्यांश अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता है। सूर्यांश बेहोश था तो बंटी उसे देख रहा था। उसने खुद से कहा, तारांकन हमका माफ करना, पर हम का करते, हमको ना जरा गलतफहमी हो गया था, वरना हम तुमको कभी ना ही ना मारते। तारांकन बंटी खुद को ही कोस रहा था क्योंकि उसने सूर्यांश को तब मारा था जब सूर्यांश ऑलरेडी चोटिल था। बंटी यही सोच रहा था कि उसके इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी थी।
वह कैसे भूल गया था कि एक चोटिल आदमी और ज्यादा चोट देना उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। बंटी ने अपना हाथ जैसे ही सूर्यांश के चेहरे को छूने के लिए आगे किया, तभी सूर्यांश अपनी आंखें खोल देता है। बंटी बस ये सोच बड़बड़ाई जा रहा था कि सूर्यांश बेहोश है, पर सूर्यांश को कुछ वक्त पहले ही होश आ गया था और वह बंटी की बातें ही सुन चुका था। तारांकन तता तुमको होश कब आया बे साला, तुम हमारी बात सुन रहा था रे। तारांकन सूर्यांश उसे देख रहा था और बंटी उसे होश में आता देख बोलने लगा था। सूर्यांश तो हंस दिया था, बंटी के अंदाज से वह वाकिफ था। तारांकन तारांकन सूर्यांश कुछ सोचने का नाटक करते हुए आगे कहा, तारांकन तो क्या बोल रहे थे तुम? हम का माफ करना। और क्या था वो? तारांकन सूर्यांश ये सब मुंह बनाते ही कह रहा था, जिसे दके बंटी चिढ़ते हुए बोला, तारांकन हाँ रहने देव, हमका पता है हमरा मजाक उड़ाने का कोनो जरूरत नहीं है। और हाँ, ओ सॉरी, हमरा दिल से निकला था। तारांकन बंटी के कहते हुए सूर्यांश हंस पड़ा, पर तभी उसे खांसी आ गई और वह हंसने लगा था। इतने में जॉन आ गया था। तारांकन सर, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैंने आपके लिए शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर बुलाए थे, उन्होंने कोई गलती तो नहीं की ना? मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। तारांकन जॉन अचानक से हड़बड़ा गया था। सूर्यांश उसे शांत करते हुए समझाते हुए कहता है, तारांकन अरे जॉन भाई, मैं ठीक हूँ, बस हल्का हल्का पेन हो रहा था। अच्छा ये बताइए, तारांकन कहते हुए सूर्यांश बंटी को देखते हुए आगे कहता है, तारांकन आपको मुझे सर बुलाने की जरूरत नहीं है। तारांकन कैसी बात कर रहे हैं सर आप जानते नहीं हैं आपको इस हालत में देखकर हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो बॉस हमें जिंदा भूखे भेड़ियों के बीच में फेंकवा देते। तारांकन जॉन ये कहते हुए कहीं खो गया था और जब होश में आया तो उसके माथे पे पसीने थे। तारांकन वैसे सर संडे आ रहा है और मैम ने आपके लिए संदेश भेजा है। तारांकन जॉन ने कुछ याद करते हुए कहा। तो सूर्यांश खुश हो गया था, उसके आंखों में चमक साफ साफ दिखाई देने लगा था, पर ठीक उसके बगल में लेटा हुआ बंटी हैरानी, आश्चर्य, उत्सुकता से अवाक होकर सूर्यांश और जॉन की बातें सुनने लगा था। तारांकन सर, सूर्यांश सर, ये बात सोचते ही बंटी के माथे पे बल पड़ गए थे। क्या मतलब है इसका कि सूर्यांश जॉन का सर है? इसका मतलब सूर्यांश। इतना सोचते ही उसका माथा एकदम से घूम गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे पे गर्म लावा लाकर उड़ेल दिया है। कहीं सूर्यांश रमा सिंघानिया का बेटा तो नहीं? और ये ख्याल जैसे ही सूर्यांश के मन में आया, सूर्यांश के कानों से धुएं निकलने लगे, आंखें हैरानी से फैल गई और डर की वजह से उसके माथे पे पसीने की बूंदें आ टपकी। तारांकन सूर्या, तुमको इस सर काहे बुला रहा है? कौन है तुम? तारांकन आखिर में बंटी ने पूछ ही लिया। सूर्यांश के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। वह जॉन को देख फिर बंटी को देखता है और बंटी को समझाते हुए कहता है, तारांकन बंटी मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तारांकन बंटी सूर्यांश के बातों को बीचे में ही काटते हुए आगे कहता है, तारांकन कब बताने वाले थे तुम हमको? जब हमरा अच्छा से कुटाई हो जाता तब। साला इतना दिन से हम लोग के साथ खेल रहा था तुम। तारांकन बंटी कहते हुए नाराज दिख रहा था। तारांकन यार, मैं राम सिंघानिया का बेटा हूं, अगर तुमको बता देता तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाते? तारांकन सूर्यांश बंटी से उल्टा उसके सवालों के जवाब दिए बिना ही खुद सवाल करता है, तारांकन यार बंटी अभी तो होश में आया हूं। तारांकन सूर्यांश ने फिर कहा। तभी बंटी उखड़े हुए स्वर में कहता है, तारांकन और हम दर्द, तुम हमरा दिल तोड़ दिया। तारांकन सूर्यांश ये सुनते ही अचकचा गया, उसकी दोनों भावें तन गई। तारांकन क्या बकवास कर रहा है? दिल तोड़ दिया? अब हो गया ना, एक तो इतना मारा मुझे, ऊपर से मुझे ही डांट रहा है। तारांकन सूर्यांश ने उल्टे उसे ही सुनाते ही बोला। दोनों आपस में ही लड़ने लगे और सामने खड़ा जॉन दोनों को घूरने लगा। वह सोचने लगा था कि अगर दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं तो फिर आखिर क्या हुआ था कि बंटी ने मारा था। CH57 जॉन का गुस्सा। अब आगे। बंटी होश में आने के बाद सूर्यांश से माफी मांग रहा था। बंटी को लगा जैसे वह अपनी ये सारी बातें मन ही मन खुद से ही कर रहा है, पर सूर्यांश ने सुन लिया था। दोनों आपस में बातें करते रहे और फिर उनके बीच में जॉन आ गया था, जिसने सूर्यांश को कई बार सर कह के बुलाया था। उसके बाद बंटी को शक हो गया था और उसने पूछ भी लिया था, जिसके बाद ही बंटी को इस बात का पता चला था कि सूर्यांश इंडिया के सबसे बड़े माफिया डॉन का बेटा है। सूर्यांश राम सिंघानिया का बेटा है। जॉन दोनों को लड़के हुए देख दोनों को शांत कराते हुए बोला, तारांकन शांत। तारांकन जॉन ने थोड़े ऊंचे आवाज में कहा था। उसके बाद उसके सूर्यांश से कहा, तारांकन सर आपको शांत रहना चाहिए, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, आपके चेस्ट पे ज्यादा चोट लगी है, इसलिए अब से आप चुप रहेंगे। तारांकन जॉन को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था, इसलिए जॉन नहीं चाहता था कि सूर्यांश ज्यादा बोले, वरना सूर्यांश को तकलीफ हो सकती थी। सूर्यांश ने कहा, तारांकन अच्छा ठीक है, मैं शांत रहूंगा। तारांकन जॉन मान गया सूर्यांश के कहने पर। उसके बाद सूर्यांश बंटी को देखता है, जो मुंह फेरे हुए था, जैसे वह बता रहा हो कि मैं नाराज हूं। सूर्यांश मन ही मन बंटी के नाराजगी पे मुस्कुरा देता है। शाम हो चुकी थी, बेसमेंट खाली पड़ा हुआ था। सूर्यांश बंटी और जॉन के साथ उसके कुछ लोगों के अलावा और कोई भी न था। अचानक से सबको कुछ आवाजें आने सुनाई देने लगती है और तभी बेसमेंट में डी के दो आदमियों को कॉलर से पकड़कर खींचता हुआ अंदर लेकर आता हुआ दिखाई देता है। दोनों को खींचता हुआ डी के लेकर आया और जॉन के पैरों में फेंक दिया। दोनों लड़खड़ाते हुए जॉन के पैरों पे जा गिरे थे। जॉन के पैरों में जो लोग गिरे हुए थे वे दोनों और कोई नहीं बल्कि मेयर और उसका खास आदमी जाफरी था। जाफरी सुकुमाजी ये वही है जिसने उस दिन कंपनी के अंदर सूर्यांश को मारने के लिए गुंडों को भेजा था।
उस दिन जब एक छोटी सी बच्ची डॉली के साथ संतोष गंदा काम करने वाला था, तब इसी जाफरी ने संतोष के स्पोर्ट में गुंडे भेजे थे। आज डीके ने मेयर के साथ उसे भी धर दबोच लाया था यहाँ। जॉन घिनौनी नजर से देखते हुए मेयर से गुस्से में बोला, तो तुम हो वो गंदी नाली का कीड़ा जिसका बेटा तेरे से भी बड़ा गंदा खून था। साले तू मेयर कैसे बना रे? तुझे मेयर बनने के लिए टिकट किसने पास किया? गुस्से से भरी अपनी आंखें उन दोनों पे डालने के बाद वह आगे डीके को देख कहता है, डीके जरा पता लगाओ इस कमीने को किसने टिकट दिया। इतना कहने के बाद वह फिर से दोनों को देखने लगा। सूर्यांश और बंटी दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या ये सब इतना आसान था, बस एक फोन कॉल और जॉन सब सेटल कर देने वाला था। दोनों को ये बात समझते देर नहीं लगी थी कि जॉन पावरफुल आदमी है जो चाहे तो समुद्र के नीचे से सुई ढूंढने तक की काबिलियत रखता है। जॉन के पैरों पे गिरे दोनों थर थर कांप रहे थे। कुत्ते की तरह घसीट कर डीके इन्हें लाया था। ऊपर से दोनों की हालत देख कोई भी बता सकता था कि इन्हें किस तरह कुत्ते की तरह धोया भी गया था। दोनों डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सूर्यांश को देख जॉन कहता है, सर इसे आप मारेंगे या मैं मारूं? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसे मरना ही होगा। जॉन कहते हुए गन को मेयर के ऊपर तान भी दिया था। बंटी हैरान था। पूरी रात आवारा इधर उधर अपनी जान बचाते हुए भागता फिरा था और अब सामने का नजर देखा कारदंग था। अगर ये सब इतना ही आसान था तो फिर ये सब पहले ही क्यों नहीं हो गया था? सूर्यांश ने जॉन के आंखों में देखते हुए कहा, क्या इसे मारना जरूरी है? इतना कहकर वह मेयर को देखने लगा। तभी जॉन नॉर्मल टोन में कहता है, सर जरूरी है क्योंकि उस बात को यही रफा दफा करना होगा, वरना बॉस को पता चला तो आप समझ रहे हैं ना। जॉन सूर्यांश को राम के गुस्से के बारे में याद दिला रहा था। उसके बाद ही सूर्यांश अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया था। बंटी जॉन को तो कभी सूर्यांश को देख रहा था। दोनों की बातें इतनी अजीब लग रही थी उसे कि उसके माथे से पसीने तक आने लगे थे। एकदम से दो गोली चली और कुछ पल के बाद दो लाश बंटी के सामने गिरता हुआ बंटी को दिखाई दिया। मेयर के साथ उसके आदमी दोनों को जॉन ने गोली से उड़ा दिया था। बंटी का दिमाग कुछ पल के लिए सुन पड़ गया था और उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। डर की वजह से हाथों के रोए तक खड़े हो गए थे। जॉन ने बंटी के हालत को भांपते हुए कहता है, घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं मरना ही था। मैं पहले ही इन्हें कुछ ज्यादा दे चुका था। हमारे रूल्स और उन रूल्स को फॉलो करने वाले लोग जी जिंदा रहते हैं, वरना मरना है तो सबको, और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने के बड़ा उसने इशारा किया। तभी दो लोग आए और उन दोनों की लाश को घसीटते हुए अपने साथ लेकर गए। उनके जाते ही जॉन फिर बोला, अब तुम्हें भी जाना होगा, मेरे आदमी सही सलामत तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। इतना कहने के बाद फिर जॉन ने इशारा किया तो इस बार 3 आदमी आए और बंटी को अपने साथ अच्छे से बेड से उतार कर घिरे घिरे के जाने लगे। सूर्यांश उसे रोकना चाहता था पर जॉन ने हाथ दिखाकर सूर्यांश को रोक दिया था और बंटी को जाने दिया था। बंटी के जाने के बड़ा ही जॉन सूर्यांश से कहता है, सर मैंने अभी जिन्हें मारा है मुझे पता है इन्होंने आपको हाथ तक नहीं लगाया था, तो फिर क्यों मारा तुमने इन्हें? सूर्यांश हैरानी भरे स्वर में बोला, इसका मतलब अभी अभी जो 2 लाश गोरी थी उनके मौत का जिम्मेदार सूर्यांश है। सर उसे मैंने इसलिए मारा क्योंकि वह आपके और आपके काम के बीच में आ रहा था। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, इसे मरना ही था। वैसे आपको ये देखना चाहिए। इतना कहने के बाद वह एक रिमोट उठाकर सामने लगे बड़े से स्क्रीन पे कुछ चला देता है। सूर्यांश अजीब सा मुंह लिए आश्चर्य से सामने स्क्रीन पे देखता है और देखते ही उसके माथे पे बल पड़ जाते हैं। उसकी दोनों भावें आपस में जुड़ जाती है। चेहरे पे हैरान के भाव और आवाज से मुंह खोले वह जॉन को देखता है। बड़ी सी स्क्रीन पे माथुर एक चेयर पे अधमरा दर्द में कराहता हुआ सूर्यांश को दिखाई दिया था। जॉन बिना किसी भाव के बोला, मैंने कहा था ना, जिसने भी आपको मारा है उसे मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। सूर्यांश अब भी बड़ी बड़ी आंखों से जॉन को देख रहा था। CH-58 कुछ अधूरे सच, सूर्यान राय ज्यादा है ही नहीं। मेयर और उसके खास आदमी दोनों को सूर्यांश और बंटी के सामने ही मौत के घर उतार दिया था जॉन, और वह ये सब करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराया था। उसके मरने से पहले सूर्यांश ने उसे कहा भी था कि मेयर को छोड़ देना क्या इतना मुश्किल है, तो इसका जवाब जॉन ने न देते हुए राम की याद दिला दी थी। सूर्यांश राम का जिक्र आते शांत हो गया था और उसके बाद ही 2 गोली चली थी। फिर मेयर और उसका खास आदमी ढेर हो गए थे। कुछ ही मिनट गुजरे होंगे, उसके बड़ा बंटी को बेसमेंट से घर भेज दिया था जॉन ने, क्योंकि उसे कुछ और दिखाना था सूर्यांश को, जिसे वह बंटी के सामने नहीं दिखा सकता था। बंटी के जाते ही स्क्रीन पे एक वीडियो चला था और उस वीडियो को देखते ही सूर्यांश के माथे पे बल पड़ गए थे। अब जॉन इसे कब कैसे पता चला तुम्हें? सूर्यांश हड़बड़ा गया था अचानक से। वह जॉन की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। अगर जॉन कुछ ही घंटों में ये सब कर सकता है तो इसका मतलब जॉन पहले से ही सब जानता है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता है कि जिस धवीत से सूर्यांश बदला लेना चाहता है उसे राम का ये आदमी जॉन कुछ ही घंटों में सब गायब कर सकता है? सूर्यांश को पहले दिन वाली बात याद आ गई थी। जान राम में ये कहा था, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम मेरी बीबी से मिलते रहोगे, तुम सूर्या बने रहोगे, तुम तब तक मेरी बीबी के सामने उसके बेटे होने का नाटक करते रहोगे जब तक कि मैं अपनी बीवी को सब सच नहीं बता देता, और मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। आज ये बात याद आते ही सूर्यांश का माथा पल भर के लिए ब्लैंक हो गया था। राम उसी दिन धवित को मार सकते थे और उसके सब कुछ जो पहले सूर्यांश का था उसे लौटा सकते थे। जॉन सामने स्क्रीन पे देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, सर
मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ और सब देख सकता हूँ। धवित, जो कि आपका सौतेला भाई है, उसे मैं 1 घंटे के अंदर मारवा सकता हूँ। बस एक फोन कॉल और सब ठीक हो आ जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों एक दूसरे के काम के बीच में नहीं आ सकते हैं। आज भी मैं इसलिए आपके पास हूँ क्योंकि आपने मुझे याद किया था, आपने ही मुझे कॉल किया था। सूर्यांश बेहोश होने से पहले के बारे में सोचने लगा था जब उसी ने कहा था बंटी को जॉन को कॉल मिलाने के लिए। जॉन आगे कहना जारी रखता है, मेरे और धवित के बीच अगर आप फर्क निकलेंगे तो आप समझ जाएंगे। धवित रायजादा मेरे पैरों के नाखून के बराबर भी नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि आप उस कमीने के भाई है। वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो कहते हुए रुका तो सूर्यांश उत्सुकता वह एकटक जॉन को देखने लगा। तभी जॉन सूर्यांश को वो बताता है जिसे सुनने के बाद सूर्यांश के मानो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। सर, सूर्यांश आपका सौतेला नहीं है, बल्कि आप उसके सौतेले भाई है। इसका मतलब आप रायजादा परिवार में गोद लिए गए थे। सूर्यांश का सब कुछ बिखरता हुआ नजर आने लगा। उसे जॉन से इस तरह के बात सुनने का अंदाजा नहीं था और ना ही वह सोच सकता था। अगर सूर्यांश रायजादा फैमिली से बेलोग नहीं करता है तो वह है कौन? कौन हूं मैं? ये बात अब सूर्यांश के दिल पे हथौड़े को तरफ चोट करने लगी। सूर्यांश की बोलती बंद हो गई थी। पल भर के लिए सूर्यांश जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहता है, जॉन देखो, अगर ये मजाक है तो मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। सच बताओ मुझे, क्योंकि मैं इतना तो जान गया हूँ, तुम्हारे हर सवाल के अंदर कुछ न कुछ राज छिपा होता है। सूर्यांश बोल रहा था, पर उसका दिल एक अनजाने डर से तेजी से उछलता जा रहा था। अब आगे कुछ ऐसा सूर्यांश काफी नहीं सुनना चाहेगा जिसके बाद इसके अस्तित्व पर सवाल उठाए जाए। सर, मैं कभी मजाक नहीं करता, ये सच है। जिस रात हमने आपको जंगल से उठाया था तभी आपके बॉडी का हर एक टेस्ट कर लिया गया था। आपका खून और रायजादा के खून मैच नहीं करते, और ये मैंने उस दिन ही पता लगा लिया था। पर मुझे पक्के सबूत चाहिए थे, इसलिए मैं चुप रहा। और जिस दिन मैंने रायजादा और धवित के ब्लड टेस्ट कराया, मेरा शक सही निकला। रायजादा का असली खून आप नहीं, धवित है। सूर्यांश के माथे पे किसी ने ठंडा पानी उड़ेल दिया था। सूर्यांश मानो कुछ कहने, बोलने, कुछ सुनने के अब लायक ही नहीं बचा था। उसकी खाली आंखें कब आंसुओं से भर गई उसे पता ही नहीं चला। जॉन को ये सच्चाई बतानी ही थी, इसलिए उसने आज ही ये बता दिया था। सूर्यांश के बाह पे अपना हाथ रखकर जॉन से उसे शांत कराया। तभी सूर्यांश रुंधे गले से बोला, तो मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मेरा क्या वजूद है? जॉन सूर्यांश के खाली आंखों में देख रहा था। सूर्यश के बातों में जॉन सूर्यांश का दर्द अच्छे से महसूस कर पा रहा था। आखिर दिल दुखे क्यों ना, जब आपको पता चले कि आप जिस हक के लिए लड़ रहे हैं वो हक आपका था ही नहीं, बस आपके साथ खेला जा रहा था। किसी ने सच ही कहा है कि जब समय पलटकर वार करती है तो बचने के चांसेस ना के बराबर होते हैं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाती है। इस वक्त सूर्यांश का भी कुछ वैसा ही हाल था। जॉन ने सूर्यांश के खाली आंखों में उम्मीद जगाते हुए कहता है, सर, आपका वजूद है और आप ये मत भूलिए कि अब आप राम सिंघानिया द डेविल माफिया के इकलौते बेटे बन चुके हैं। आपका नया वजूद लिखा जा चुका है और वो ये है कि अब आप राम सिंघानिया के बेटे हैं। इसलिए अब से आपको खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो हुआ है वह गलत था। इतना कहते कहते जॉन की आंखें गहरी और ठंडी हो गई थी और वह आगे अपने जबड़े को कसते हुए बोला, मैं पता लगा कर रहूंगा आखिर क्या वजह रहा था रायजादा का, जो उसने अपने ही बेटे को नाजायज और आपको अपना खून बताया। मुझे इसमें कुछ बड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा जो आपसे छुपाया जा रहा है। इसके बारे में मैं सब कुछ पता लगा कर रहूंगा। जॉन इतना कहने के बाद खड़ा हुआ। तभी जॉन को कुछ याद आया और वह सूर्यांश को देखने लगा। उसके चेहरे के भाव के एकदम से बदल गए थे। सूर्यांश जॉन के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलता देख उससे पूछता है, पर जॉन उसे कुछ बताता नहीं और फिर कुछ सोचते हुए वह थोड़ी देर में आने का बोल बेसमेंट से बाहर चला आता है। उसने फोन निकाला और कहीं कॉल मिला दिया। कॉल रिसीव होते ही जॉन कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पता लगाओ जिस रात सूर्या पैदा हुआ था उस रात क्या हुआ, और ये भी पता लगाओ कि क्या मैंने एक ही बेटे को जन्म दिया था या वे जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली थी। इतना कहने के बाद जॉन कॉल काट देता है और फिर से किसी के पास कॉल करके कुछ बातें करने लगा। जॉन रुक नहीं रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने कई जगहों पे कॉल मिला दिया था। उसे हर हाल में पूरी जानकारी चाहिए थी। अब उसे सूर्या और सूर्यांश को लेकर शक होने लगा था। दूसरी तरफ सूर्यांश बेसमेंट में बेड पे पड़ा जॉन के बारे में ही सोच रहा था। अचानक से जॉन को क्या हुआ जो वह जल्दी जल्दी में निकल गया। सूर्यांश खुद से बातें करने लगा था। उसे जॉन का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा था। कुछ तो चल रहा था जॉन के दिमाग में। क्या सोच रहा है, खुद से कहते हुए सूर्यांश के माथे की चमड़ी सिकुड़ सी गई। सूर्यांश जानता था अगर जॉन के दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। सूर्यश का चेहरा सोचते सोचते लाल पड़ने लगा और माथे में दर्द। फिर वह किसी अहम नतीजे तक ना पहुंचे पाया। अगर सूर्यांश रायजादा फैमिली का वारिस है ही नहीं तो वह कौन है? क्या है सूर्यांश का वजूद? आखिर कौन है सूर्यांश? CH-59 माथुर मरेगा या बचेगा? बंटी जा चुका था। ठीक उसके जाने के बाद जॉन ने स्क्रीन रिमोट की मदद से खोला और सामने स्क्रीन पे चल रहे वीडियो को सूर्यांश को दिखाया, जिसके बाद स्क्रीन को देखते ही सूर्यांश चौंक पड़ा था क्योंकि माथुर था उस वीडियो में जिसे कब का जॉन ने धर दबोचा था और अब बेसमेंट के ही दूसरे कमरे में माथुर कैद था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसकी भनक तक सूर्यांश को लगने नहीं दिया था। बता अधूरी रही, पर तभी सूर्यांश के दिल को कचोट देने वाला सच जॉन ने उसे बताया। उसके बाद सूर्यांश को खुद के वजूद पे शक होने लगा था। आखिर कौन था सूर्यांश?
सूर्यांश रायजादा खानदान का वारिस था ही नहीं, सूर्यांश का धवित सौतेला भाई नहीं था, बल्कि धवित का सौतेला भाई सूर्यांश था। पर इन सबसे बड़ी सवाल ये खड़ी हो गई थी कि सूर्यांश आखिर है तो है कौन। तभी जॉन को कुछ याद आया था और वह कुछ सोचते हुए कुछ ही मिनट में वापस लौट आने का बोल बाहर चला गया था। कुछ देर बाद जॉन बेसमेंट के अंदर आया। कहाँ चले गए थे? देखो, या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर मुझे मेरे घर पे छोड़ दो जहां मैं रहता हूँ। यहाँ दम घुट रहा है यार मेरा, पता नहीं ये कौन सा कैदखाना है, अजीब सी वाइब्स आ रहा है यहाँ पर। जॉन के आते ही सूर्यांश बोल पड़ा था। कब जॉन गया था तो उसके यहाँ वापस आने तक इतने ही क्षण में सूर्यांश उग गया था। बेसमेंट जमीन के नीचे बने होने के कारण सूर्यांश को अजीब सा महसूस होने लगा था। उसे लग रहा था जैसे बेसमेंट कोई कैदखाना है और उसे यहाँ कैद करके रखा गया हो, जिस वजह से उसका दम घुट रहा था। जॉन सूर्यांश के पास वाले कुर्सी पे बैठते हुए सामने चल रहे स्क्रीन पे देखते हुए कहता है, आपको जहां जाना है जा सकते हैं, मैं खुद आपको छोड़ने के लिए आपके साथ चलूंगा। लेकिन जाने से पहले ये तो बता दीजिए माथुर क्या करना है। माथुर मरेगा या बचेगा, अब फैसला आपके हाथ में है। कहते हुए माथुर सेब उठाकर चाकू से काटने लगा। सूर्यांश जॉन को अजीब नजरों से घूरने लगा, क्योंकि जॉन के हरकतों को देखकर सूर्यांश को हॉस्पिटल के मरीज के जैसे फील हो रहा था। जब आप बेड पे लेटे हुए हो, आपके हाथ तक काम ना करते हो और आप बस सामने से किसी के आने का इंतजार कर रहे हो जो आपके लिए सेब काटे और आपको खिलाए, इस वक्त जॉन वही कर रहा है। जॉन ये तुम बंद करो, देखो मैं ठीक हूँ, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। जॉन सूर्यांश को देखता है और फिर सेब के 4 भाग करते हुए एक भाग को सूर्यांश के आगे कर स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो में माथुर को देखकर कहता है, आपको पता है सर, सेब को कैसे खाते हैं? सूर्यांश जॉन के अजीब से सवाल को सुनकर सबको देखते हुए मुंह पे डाल उस खाते हुए कहता है, हालांकि उसका मुंह भरा हुआ था, फिर भी वह कहता है, ऐसे जैसे मैं खा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जॉन सूर्यांश के भरे हुए मुंह को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, ऐसे तो बच्चे खाते हैं, सेब को नमक के साथ खाते हैं, खाकर देखिए आनंद आएगा। वैसे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, माथुर का क्या करना है? इतना कहने के बाद सूर्यांश को जॉन दूसरा सेब देता है। तभी सूर्यांश एक छोटा सा बाइट लेते हुए कहता है, मुझे बदला तो माथुर से भी लेना है, लेकिन जब तुमने कहा कि मेरा वजूद ही कुछ बिगड़ा है, तो मुझे लगता है माथुर कुछ ना कुछ जानता तो जरूर होगा। अब मुझे इन लोगों से सिर्फ इसलिए बदला नहीं लेना कि इन्होंने मुझे मार दिया था और मेरा सब कुछ हड़प लिया था। अब मुझे इन लोगों से हर बात का हिसाब चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा साथ ही ऐसा क्यों? डैड ने आखिर इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? मुझे हमेशा से धोखे में रखा, क्यों मुझे मार दिया गया और डैड के मुंह से मेरे लिए एक आह तक ना निकला? आखिर क्यों मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया? ऐसे डैड ने होने दिया और वे देखते रहे, अगर वे चाहते तो रोक सकते थे। आखिर मेरे साथ ही ये क्यों? इन सवालों के जवाब मुझे चाहिए, तब तक सबको जी लेने दो। माथुर को छोड़ दो। सूर्यांश की आंखें गहरा हो गया था, खाली आंखों में नफरत और जुनून लिए सूर्यास अपने दुश्मनों के बारे में ही सोच रहा था। सर, हालांकि मैं माथुर को छोड़ देता है, लेकिन माफ करना, मैं इसे सही सलामत नहीं जाने दे सकता, वरना ये मेरी तौहीन होगी। जॉन ने सूर्यांश के बातों को सुनने के बाद अपनी बातें उसके सामने रखा। क्या करने वाले हो? सूर्यांश ने अवाक से होकर जॉन को देखते हुए पूछता है। तभी एक गोली चलती है, उसकी आवाज स्क्रीन के अंदर से आई थी। सूर्यांश अचंभा से सामने स्क्रीन पे देखता है, जिसमें कुर्सी पे बैठा माथुर अब दर्द से कराह रहा था, तड़प रहा था। हाथ रस्सी से बंधी हुई थी, फिर भी उसकी मुट्ठी कस चली थी। पल भर के लिए कहा जैसे इसके नसों के उभार ही कहीं रस्सी को तोड़ ना दे, पर रस्सी माथुर से ज्यादा ताकतवर निकला। वो गोली माथुर के ठीक दाहिने पैर के घुटने के नीचे जाकर लगा था और गोली इतने पास से चलाया गया था कि गोली उसके घुटने के नीचे वाले हिस्से को चीरते हुए गोली दूसरी तरफ से बाहर जा निकली थी। घबराने की बात नहीं है, अब हमारे डॉक्टर जाएंगे और इसका इलाज कर देंगे, फिर वह अपने घर चला जाएगा, जॉन ने कहा। सूर्यांश अब जॉन को देखने लगा। जॉन, ये कोई बच्चों का गुड्डा गुड्डी वाला खेल है क्या? यार तुम इंसान ऐसे उड़ाते हो जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना उड़ाता है। सूर्यांश आश्चर्य से हैरान होते हुए जॉन को देखकर बोला। इत्तेफाक की बात यह थी कि जॉन का उम्र ज्यादा नहीं था, वह महज 30 साल का ही था, पर इसके अंदर क्रूवेलिटी ऐसे भरी हुई थी जैसे एक साइको के अंदर कई साल कितने कत्ल करने के बाद आता है। ये कहना भी कोई गुनाह नहीं होगा कि जॉन भी एक साइको हो तो है। जॉन जब भी किसी को मारता था तब उसके चेहरे पे सुकून दिखाई देता था, उसके आंखों के अंदर अजीब सी चमक आ जाती थी और होठ अजीब ढंग से हिलते हुए चेहरे पे साइको मुस्कान ले आते थे, जिन्हें देखकर कोई आम इंसान तो डरकर कांप जाए। जॉन बिना किसी भाव के बोला, तो अब चले। उद्धरण चिन्ह। सूर्यांश आश्चर्य से जॉन को देखते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह, वही जहां आप रहते हैं, आपके घर। इतना कहने के बाद जॉन ने वो लास्ट बचा सेब का टुकड़ा उठाया और खुद ही खाने लगा। उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन होते ही नहीं थे, ना जाने क्या सोचता रहता था। जॉन CH60 सर, आप यहाँ रहते हैं? सूर्यांश के कहने पर माथुर को छोड़ दिया गया था, पर जॉन ने उसके एक पैर को डैमेज कर दिया था, उसके एक पैर में गोली मरवा दिया था। सूर्यांश को जॉन के सहारे वो पता चला था, जिसे सुनने के बाद सूर्यश के पैरों तले जमीन ही खिसक कर रही थी। जॉन के बाहर जाने के बाद सूर्यांश का दम घुटने लगा था, क्योंकि बेसमेंट जमीन के नीचे था और सूर्यांश को ऐसी जगह पे रहने की आदत नहीं थी। सूर्यांश ने घर जाने के बाद जॉन के सामने रख डाला था, जिसके बाद जॉन ने हामी भर दिया था
पर वह खुद उसे छोड़ने जाने वाला था। पर इससे पहले कि जॉन उसे लेकर बेसमेंट से बाहर निकले कि सूर्यांश ने कुछ निश्चय कर लिया था। अब वह अपने ऊपर बीते हर एक हिसाबों का बदला लेने वाला था, चाहे अब उसके सामने उसके डैड रायजादा ही क्यों आ जाए। माथुर इस वक्त हॉस्पिटल में था क्योंकि जॉन के गुंडे माथुर को बीच रास्ते पे फेंक कर चले गए थे। उसके बाद आसपास के लोगों ने माथुर को देखा था और उन्होंने नहीं पास के अस्पताल में ले जाकर माथुर को भर्ती करा दिया था। माथुर को बीच रास्ते पे अधमरा छोड़ने जाने के लिए जॉन ने ही कहा था। जॉन किसी भी कीमत पे माथुर को जिंदा नहीं जाने देना चाहता था, पर माथुर सूर्यांश का शिकार था और जॉन कॉन्ट्रैक्ट साथ ही साथ अपने वसूलों के साथ बंधा हुआ था, जिसके बाद उसे ऐसा करना ही था। सूर्यांश इस वक्त ब्रेजेटा मॉडल कार में बैठा हुआ था जो लाल रंग की थी और साथ में उसका बॉडी ऊपर से खुला हुआ था, जिस वजह से कार आकर्षक दिखाई दे रही थी। रोड पे तेजी से हवा से बात करती कार को ऐसा आसपास का चलता हुआ कोई भी आदमी नहीं होने जिसने एक नजर कार को देखा न हो। हवा के तेज बहाव की वजह से सूर्यांश के बाल पीछे की तरह उधिया रहे थे और ठंडी हवा जैसे सूर्यांश को सुकून दे रही थी। जॉन को भी अच्छा लग रहा था सूर्यांश का उसके साथ होना। जॉन खुद को भाग्यशाली मान रहा था क्योंकि पहले जो सूर्या था वह जॉन को पसंद नहीं करता था और आज का सूर्या जिसे कोई भी काम हो उसके मोबाइल में सबसे पहला नंबर जॉन का ही होता था और रिंग भी उसी के मोबाइल पे जाता था। कुछ ही देर में चमचमाती लाल गाड़ी रहीमा जी के घर के सामने आकर रुकी। गरीब खोली थी और आसपास में बच्चे थे तो गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। गाड़ी के रुकते ही घर का मेन दरवाजा खुला और रहीमा जी अपने हाथ में झाड़ू लिए बाहर निकली। आज उनके नाक पे गुस्सा था। कमर में साड़ी का पल्लू खोंसकर एक हाथ कमर पे रख दूसरे हाथ में झाड़ू लिए अपनी लाल नाक को फुलाए नाराजगी भरी आंखों से होंठों पे शिकायत लिए गुस्से देख रही थी। सूर्यांश रहीमा जी को देखते ही उनकी नाराजगी का वजह समझ गया था। इन दिनों सूर्यांश ठीक से घर पे रहता नहीं था और जब भी रहीमा जी के सामने आता था तब अपना कुछ ना कुछ तोड़ता कर ही घर लौटता था। आज भी बंटी से अच्छा खासा चपेड़े खाकर आया है। वह डरते हुए जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलता है। पहले रहीमा जी गुस्से में थी पर अब हैरान भी है क्योंकि उनके सामने करोड़ों की कार जो खड़ी थी। हैरान तो होना ही था, यहाँ इस कस्बे में दूर दूर तक अच्छी न्यू मॉडल वाले बाइक न दिखे और सूर्यांश इतनी महंगी गाड़ी आ रहा था। रहीमा जी का तो हैरान होना बनता है। जैसे ही सूर्यांश रहीमा जी के पास में आता है तैसे ही रहीमा जी सूर्यांश का स्वागत झाड़ू से करती है। सूर्यांश मानो दर्द में भी उछलकर 2 कदम पीछे को हो जाता है। जॉन दौड़कर सूर्यांश को बचाने चला आया था पर तभी जॉन को भी 2-4 बार पीठ पे तो 2-4 बार पेट पे झाड़ू से लगता है और वह अब सूर्यांश के पीछे जा छिपता है। आंटी आंटी रुक जाए, उद्धरण चिन्ह, रुक जाओ, इतने दिन से कहा थे, क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? चलो कम से कम मेरा नहीं तो डॉली का ही कर लेते। बेचती 2 दिन से परेशान है और बार बार तुम्हारे बारे में पूछे जा रही है। उद्धरण चिन्ह, सॉरी 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 आंटी, वो मैं भूल गया था। आह। जैसे ही झाड़ू को मार पड़ती है तैसे ही सूर्यांश जॉन के पीछे जा छिपता है। जॉन बचाओ मुझे, उद्धरण चिन्ह, आह नहीं, अरे रुक जाए, नहीं, आह। खुद को बचता बचाता जॉन अब सूर्यांश के पीछे जा छुपता है। रहीमा जी अभी भी बिना सर्फ साबुन के दोनों को धोने में लगी थी। तुम कब समझोगे कि घर टाइम पर आया जाता है? आऊंगा, अब से टाइम पर जी आऊंगा। आंटी प्लीज मुझे अब मत मारिया, आज का मेरा कोटा पूरा हो गया है। सूर्यांश अपनी अपील दाखिल खारिज होने से पहला दूसरी सफाई पेश करने में लगा था और जॉन तो बस जैसे तैसे सूर्यांश के ही अपील पे बच जाए, उसे रिहाई मिल जाए, यही सोच रहा था। सर कौन है ये डेंजरस ले डी? कितना खतरनाक मारती है, इनके समाने तो मगरमच्छ भी पानी मांगना भूल जाए। जॉन के माथे पे पसीने आ गए थे। आज से पहले उसने ऐसे किसी लेडी को नहीं देखा था जो साक्षात काली माँ का स्वरूप हो। बस अंतर इतना ही था कि काली माँ काली थी और रहीमा जी गोरी। काली माँ के हाथ में कटार था तो रहीमा जी के हाथ में झाड़ू। दोनों आखिर में थी तो माँ ही ना। दोनों माताओं का काम था अपने बच्चे को सही राह पे लाना और ना माने तो मार मार कर सीधा बना देना। जब रहीमा जी थक गई तब जाकर वे रुकी। तब तक सूर्यांश और जॉन का बुरा हाल हो रखा था। रहीका जी रुकते ही हाफते हुए तेज तेज सांसें लेने लगी थी और देखते ही देखते उनके आंखों से आंसू आने लगे। गला रूंध गया उनका। सूर्यांश तो उनके आंखों में आंसू देखकर चौंक गया। आज रहीमा जी उसके लिए रो रही थी। सूर्यांश में आगे बढ़कर रहीमा जी को गले से लगा लिया। रहीमा जी ने झाड़ू छोड़ दिया और सूर्यांश को कस के पकड़कर रोने लगी। पीछे खड़ा जॉन ये सब देखकर दंग था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पल भर में क्या और अब क्या हो रहा है ये? उसके लिए ये सब बाहर की चीज थी। रहीमा जी रुंधे हुए गले से बोली, कितना डर गई थी मैं। कल से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? रहीमा जी ने कहा तो अब जाकर सूर्यांश को अपने फोन का याद आया। रहीमा जी आगे बोली, क्यों सताते हो मुझे? क्या बोलकर नहीं जा सकते थे? बता देते मुझे। रहीमा जी कहते हुए फाफक पड़ी, बिभर पड़ी सूर्यांश के बाहों। सूर्यांश भी अनजान था इन सब से, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस रहीमा जी की शिकायतें ही सुन रहा था। आते ही घर बिना बताए चले जाते हैं और मैं पूरी रात चौखट पे बैठी तुम्हारा इंतजार करती रह जाती हूँ। ये सच थे। सूर्यांश जब गया था तब वह बीमार था, उसे चित लगी हुई थी। रहीमा जी ठहरी एक माँ चौखट पे बैठी उसके लिए, उसका राह तकती रह जाती। शायद अनगिनत काल भी किए होंगे उन्होंने, पर एक बार भी सूर्यांश को इनका ध्यान नहीं आया था। सूर्यांश से रहीमा जी को अपने बेटे से भी ज्यादा लगाव हो गया था। वो कहते हैं माँ अपनी ममता का आंचल कहीं भी ढूंढ ही लेती है। आज उनके आंचल में सूर्यांश उसका बेटा बनकर आया था और वे अब दूसरी बार अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। सूर्यांश ने रहीमा जी के माथे को प्यार से चूम लिया और उन्हें अपने साथ अंदर ले आया।
जॉन भी उसके पीछे पीछे चला आया था। सूर्यांश रहीमा जी को हॉल पे बैठाते ही अपना सर उनके गोद में रख दिया और आंखें बंद कर लिया। शायद इतना खुशनसीब ही होगा वो बेटा, जिसकी सुखी हुई वीरान पड़ी दुनिया में दो दो माओं का सुख था। उनमें एक सूर्यांश भी था। पहले रैजादा फैमिली में होने की वजह से वह बिन माँ बाप का था, और अब देखो उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करने वाले दो दो माँ मिल गई है। पर लेकिन किंतु परंतु सूर्यांश रहीमा जी के गोद में अपना सर रखते ही कुछ सोचने लगा था, और वह ये था कि थोड़ी देर पहले रहीमा जी ने कहा था कि अब मैं दोबारा अपना बेटा नहीं खोना चाहती। सूर्यांश आंखें बंद किए यही सोच रहा था, और रहीमा जी प्यार से उसके माथे को सहला रही थी। जब जॉन को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो वह चुपचाप जाकर बगल के रखे चेयर पे बैठ गया। उसे भी किसी को याद आने लगी थी, तो क्या रहीमा जी का कोई बेटा भी था? उनके एक बार और नहीं खोना चाहती का क्या मतलब है? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। रिबॉर्न ऑफ मनी माफिया की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।